नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। जौनपुर में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई और फिर जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई है। दोनों पक्ष के 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जफराबाद थाना इलाके के गोपीपुर गांव का यह मामला है। ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। जमकर लाठी डंडे चले हैं और दोनों ही पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कानपुर में बड़ा हादसा टला है। पेट्रोल पंप के बगल की दुकान में भीषण आग लगी है। ये सारा मामला है नौबस्ता थाना इलाके का। ये देखिए तस्वीरें कानपुर की। कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे आग लगी हुई है यहां पर। नौबस्ता थाना इलाके का मामला है और भीषण आग की लपटें आप उठती हुई देख सकते हैं। जबरदस्त यह आग, कानपुर में बड़ा हादसा टला है। पेट्रोल पंप की बगल की दुकान में यह भीषण आग लगी थी। राहत की बात यह कि पेट्रोल पंप तक यह आग नहीं पहुंची। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में थम चुकी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए योगी सरकार ने 20 अप्रैल से आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को संचालित करने की सशर्त अनुमति दी है। शर्त के तहत उद्योग संस्थानों का सैनिटाइजेशन करना होगा। महज 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें मास्क लगाना होगा, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। इस बाबत मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को चलाने की अनुमति दी। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, परिधान को छोड़कर फाउंड्रीज, पेपर, टायर और चीनी मिलों को चलाने की अनुमति मिली है। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी संचालित किया जा सकेगा और अब शराब और बियर के उत्पादन की भी अनुमति दे दी गई है योगी सरकार की ओर से। और वाराणसी में बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में तैनात नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ ने कोरोना का सैंपल लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि किसी भी स्टाफ को इसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई है और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग वाले स्टाफ का सैंपल कलेक्ट करना न सिर्फ उसकी जान से खिलवाड़ है, बल्कि सैंपलिंग में जरा भी गड़बड़ी होने पर रिपोर्ट भी प्रभावित हो सकती है। स्टाफ ने विरोध में काम का बायकॉट कर दिया और एमएस ऑफिस का घेराव कर दिया है। विवाद अभी जारी है और बीएचयू के अस्पताल प्रशासन इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। आपको ये भी बताएं कि पूर्वांचल के 16 जिलों से कोरोना सैंपल जांच के लिए यहीं लाया जा रहा है। और इधर गोरखपुर में सरकारी महिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के साथ बदसलूकी और हाथापाई का मामला सामने आया है। प्रसूता और उसके पति ने स्टाफ नर्स के साथ बदसलूकी और हाथापाई कर दी है और इसके बाद नाराज नर्सेज एकजुट हो गई। कहा जा रहा है कि मामले ने तब तूल पकड़ा जब नर्स ने महिला वार्ड में घुसने से प्रसूता के पति को मना कर दिया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने जब एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, तब कहीं जाकर नर्सों का गुस्सा शांत हुआ है। इधर मथुरा में 3 महिलाओं को पुलिस से बदसलूकी करना भारी पड़ गया। ये तीनों महिलाएं पुलिस द्वारा चौराहे पर भाई का चालान काटने से नाराज थीं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों ही महिलाओं पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस से बदसलूकी की 3 महिलाएं गिरफ्तार। बीच चौराहे पर इन्होंने हंगामा किया था, पुलिस के साथ बदसलूकी की थी। कौन सी दुनिया का रहने वाले हैं? अरे तुमने पुलिस के ऊपर से हमला किया। मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। जन सेवा केंद्रों पर लोगों की लाइन लगी हुई है और सर्वर नहीं चलने के कारण राशन नहीं बांटा जा सका है। थाना भोजपुर के खानपुर दादूपुर का ये सारा मामला है।
मुरादाबाद की तस्वीरें, सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ गई हैं। जन सेवा केंद्रों पर लोगों की लाइन, ये देखिए आप, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। इतना कहने, इतना प्रसारित जागरूक करने के बाद भी ये नतीजा। जन सेवा केंद्रों का हाल मुरादाबाद में। और मथुरा में पुलिस अति संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी कर रही है और ये देख रही है लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। गुरुवार को वृंदावन कोतवाली इलाके के अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई है। पुलिस के मुताबिक समय समय पर अन्य क्षेत्रों में भी ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है। और देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। लेकिन हापुड़ जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां पर ग्राम प्रधान ने पूरे गांव में 64 सीसीटीवी कैमरे और लाउड स्पीकर लगाए हैं। इसकी मॉनिटरिंग खुद ग्राम प्रधान कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे की जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलकर सड़क पर आता है तो ग्राम प्रधान माइक से बोलकर उसको वापस उसके घर में भेज देते हैं। लॉकडाउन को सख्ती के पालन कराने के लिए ग्राम प्रधान ने जुर्माने का भी प्रावधान किया है। अगर किसी व्यक्ति के घर कोई बाहर से आया व्यक्ति रुकता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। और लॉकडाउन के मुश्किल दौर में गरीबों और ज़रूरतमंदों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए तमाम लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं या सेल्फी ले रहे हैं। और ऐसे ही लोगों पर प्रयागराज प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अगर किसी संस्था को अपने रिकॉर्ड के लिए फ़ोटो लेना ज़रूरी होगा तो भी वो किसी की पहचान साबित करने वाली फ़ोटो को सार्वजनिक नहीं कर सकेगा। प्रशासन ने फिलहाल इसे एडवाइजरी के तौर पर जारी किया है, लेकिन 3 दिन बाद यानी 20 अप्रैल से ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी तैयारी है। उनको कहा गया, काफ़ी इसमें कमी आई है। अब जो है लोग फ़ोटो वायरल नहीं हो रहे हैं, जो हम लोग भी देख रहे हैं इसमें जो है। और सभी तहसील से और थाने से एसपी सिटी, एसपी गंगापार, एसपी जमुना पार, तीनों लोगों को बताया गया इस तरह से अनावश्यक फ़ोटो न खिंचवाओ, जिनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कराया जाए। और देश भर में जारी कोरोना आपदा से निपटने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस अफसर लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। गाजीपुर के एसपी ओम प्रकाश सिंह भोजपुरी गीत के जरिए लोगों को लॉकडाउन के पालन और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपील भी कर रहे हैं। कोरोना है आया, कोरोना है आया, कोरोना है आया, कोरोना है आया। आइल बा कोरोना के बीमारी रामा, घर में ही रहिया। आइल बा कोरोना के बीमारी रामा, घर में ही रहिया, घर में ही रहिया, न बाहर तुम आइहा, घर में ही रहिया, न बाहर तुम आइहा। आइल बा कोरोना के बीमारी रामा, घर में ही रहिया। और लॉकडाउन की वजह से बनारस में फूलों की खेती करने वाले किसान इन दिनों बदहाल हैं। साल में फूल की खेती से कुछ बचता था, उससे घर का खर्च चलता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो मंदिर खुल रहे हैं, ना ही विवाह समारोह हो रहे हैं। लिहाजा फूल नहीं बिके और खेतों में फूलों की फसल सूख रही है और किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे। लॉकडाउन की वजह से एक भी फूल मार्केट में नहीं गया। सारा फूल जो महंगे दाम में बिकते हैं उसको छोड़िए, इनके जो पानी का है, जो इनके खाद का है और जो इनके पैदा करने में जो भी पैसे लगे हैं उसका मूल्य जहाँ का तहाँ रह गया और एक भी फूल मार्केट में नहीं गया। फूले का रोजगार जो हो एकदम बेकार हो गया। हम लोग खैले बगैर अथवा परेशान हो रही, लड़का बच्चा नहीं सही कर रहा,
जैसे फूल एकदम चौपट हो गल, कहीं जा नहीं पाओ, तो हमने के यही एक सहारा हो। दसों हजार की संख्या में हैं, लेकिन आज मंदिर लॉकडाउन के कारण से, मतलब पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है लॉकडाउन के कारण से कि भगवान के मंदिरों का कपाट बंद है। और भगवान के मंदिरों का कपाट बंद होने के कारण से जो फूलों की खेती है वो खेती पूर्णतया बर्बाद हो गई है, क्योंकि एक भी फूल जो भगवान को जब 10 टन गुलाब का फूल, सैकड़ों टन गेंदे का फूल भगवान के मंदिरों में अर्पित होने के लिए यहाँ से जाया करता था, रुपया भी उसको, जो ये फूल आप देख रहे हैं ये पर पीस कम से कम किसान को 5 रुपया पर पीस मिलता था। बड़ी खबर आगरा से, 5 नए कोरोना के मरीज मिले वहां पर और अब ये संख्या वहां पर कुल हो गई है 172। और इस डेवलपमेंट के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर, नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ हैं। नितिन, ये कौन से 5 मरीज हैं? देखिए, ये 5 मरीज हैं, जिस इजाफा हुआ है और बढ़कर जो फिगर है वो अब 172 हो गया है। और जो 2 क्लोज कॉन्टेक्ट्स आए हैं जिनको संक्रमण हुआ है वो पेशेंट नंबर 145 के हैं और एक पारस हॉस्पिटल जो सुपर स्प्रेडर बना हुआ है वहां से तो संक्रमण फैला हुआ है। तो कुल मिला के कहा जाए कि आगरा में कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं उसमें कोई रोकथाम नहीं दिख रही है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन कोई कोरोना का नया मरीज नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के आज अब 172 हो गया है फिगर, तो बड़ी चिंता की बात है और फिगर लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में ज्यादा बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1 या 2 दिन में ये फिगर डबल सेंचुरी न मार दे। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, जानकारियों के लिए। और आगरा में कुछ लोग इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। ये लोग न केवल गरीबों को भोजन मुहैया करा रहे हैं बल्कि बेजुबानों और बेसहारा का भी उतना ही ख्याल रख रहे हैं। और ऐसे एक शख्स से हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने बात की जो जानवरों को बिस्किट और टोस्ट खिला रहे थे। ये संकट काल में लॉकडाउन के चलते तमाम जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो जानवरों को भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। चाहे वह कुत्ते हों, बंदर हों, बिल्लियां हों, गाय हो, सांड हो, बैल हो, ये सारे जानवर जो बेजुबान हैं, कह नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और ऐसे में एक व्यक्ति हमें मिले हैं। आप बताइए, आप देख रहा हूँ मैं काफ़ी 10 मिनट से आप लगातार टोस्ट खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, तो किस तरह से अंदर से कैसे ये चेतना आई, ये संवेदना आई कि इन बेजुबानों की भी पेट की आपको शांति किया जाए? जब से लॉकडाउन हुआ मैं एक बार जा रहा था तो मैंने सड़क पे देखा हमारे किसी बंदर के आंखों में आंसू आ रहे थे, यहीं से निकल रहा था। तब मेरे दिमाग में आया कि सारे समाज सेवी, हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े समाज सेवी हमारे मनुष्य के खाने के लिए तो कर रहे हैं, ये भी हमारी बहुत सुंदर बात है, पर इन बेजुबानों के पास बोलने को कुछ नहीं है। तो मैं रोज़ 1 महीने से सुबह से लेकर शाम तक बंदरों के लिए, कुत्तों के लिए, गौ माताओं के लिए, कोई भी जानवर के लिए, सबके लिए ब्रेड, टोस्ट, रोटी ये लेके निकलता हूँ। और बंदर जैसे आप देख रहे हैं, बड़ी दोपहर के अंदर बंदर भूखे हैं, इनके पेट में कुछ भी नहीं है खाने को, इनको मैं टोस्ट डालता हुआ जा रहा था। ये बेजुबान कुछ बोल नहीं सकते हैं, इन बेजुबानों के लिए भी हमें आगे आना पड़ेगा। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। प्रमुख सचिव आबकारी ने शराब बिक्री का खंडन किया है। शराब बिक्री की खबर का खंडन किया है प्रमुख सचिव आबकारी ने। यह खबर लगातार सामने आ रही थी कि शराब के उत्पादन की अनुमति दे दी गई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रमुख सचिव आबकारी ने शराब बिक्री का खंडन किया है। ये बड़ी खबर, क्योंकि ये बहुत महत्व रखती है प्रमुख सचिव आबकारी का ये खंडन। इसका मतलब शराब के उत्पादन और बिक्री की जो बात थी उसमें वो खबर शासन सही नहीं देख रहा है। फैक्ट्रियों के संचालन के शासनादेश की खबर आई थी बियर और शराब के उत्पादन की। जियो में शराब और बियर की बिक्री का फिलहाल कोई जिक्र नहीं है। मतलब ये कि उत्पादन की बात ठीक है, लेकिन बिक्री का कोई मतलब नहीं है, कोई जिक्र नहीं है गवर्नमेंट ऑर्डर में। ये कहना है प्रमुख सचिव आबकारी का कि आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम मीडिया कलीग्स आस्किंग वेदर सेल ऑफ लीकर वुड स्टार्ट। द आंसर इज अ कैटेगोरिकल नो। साफ साफ मना कर दिया है कि किसी तरह के शराब की कोई बिक्री नहीं होगी। प्रमुख सचिव आबकारी ने उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग उनसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या ऐसा है
तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, शराब की बिक्री नहीं होगी। हाँ, अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर हैं उनके उत्पादन को हमने 20 मार्च के बाद अलाउ किया हुआ है, लेकिन शराब का उत्पादन जैसी कोई बात नहीं है। यह प्रमुख सचिव आबकारी ने स्पष्ट कर दिया। प्रमुख सचिव आबकारी ने शराब बिक्री और उत्पादन की किसी भी बात का खंडन किया है। बहुत ही बड़ी खबर, यह बड़ा अपडेट। गवर्नमेंट ऑर्डर में बिक्री का कोई जिक्र नहीं है, यह उन्होंने स्पष्ट किया है। शासनादेश में शराब की बिक्री का कोई जिक्र नहीं है। यह भी उन्होंने कहा है कि पैकेजिंग, मार्केटिंग और सेल बैंड है तब तक जब तक कि भारत सरकार और राज्य सरकार इस बारे में निर्णय नहीं लेते। सिर्फ सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग को अनुमति दी गई है, उसकी बिक्री को अनुमति दी गई है। हमारे साथ अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनुभव, बताइए पूरी बात क्या है? देखिए, सरकार की ओर से एक शासनादेश जारी किया गया है, खासतौर से जो डिस्टिलरी कंपनियां हैं, जो बियर बनाती हैं, वाइन बनाती हैं, उनके लिए। और ये कहा गया है कि आप अपनी यूनिट को शुरू कर सकते हैं। अभी तक वहां पे प्रोडक्शन बनता, तो उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन भी कैसे होगा? जैसे जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसे फॉलो करते हुए 50% स्टाफ रहेगा, उनके रहने का, खाने का इंतजाम सब आप वहीं करेंगे, प्रीमाइसेस में ही, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे। लेकिन इस पत्र में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि कब से उत्तर प्रदेश में शराब, बियर की बिक्री होगी। ये अभी नहीं है। अभी केवल जो शासनादेश जारी किया गया है वो डिस्टिलरी कंपनियों को, जो उत्पादन इकाइयां, उनको ये कहा है कि आप अपनी फैक्ट्रियां शुरू कर सकते हैं, आप उत्पादन करिए, अपना स्टॉक जमा कर लीजिए, लेकिन कब से बेचना है इसके लिए भी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। जी, बहुत धन्यवाद अनुभव, आपने स्पष्ट किया इस खबर को। तो शासनादेश में फिलहाल बिक्री का, मार्केटिंग का कोई जिक्र नहीं, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग का कोई जिक्र नहीं है। और मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ जमा होने के मामले में हमारे सहयोगी चैनल एबीपी माझा के गिरफ्तार पत्रकार राहुल कुलकर्णी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस पूरे मामले में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी कि एनबीए ने राहुल की गिरफ्तारी की निंदा की है और इसे अभिव्यक्ति और मीडिया की आज़ादी पर हमला बोला। राहुल कुलकर्णी के रिकॉर्ड को शानदार बताते हुए एनबीए अध्यक्ष शर्मा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखकर राहुल के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करने की मांग की है। मुंबई के बांद्रा में पिछले दिनों जुटी आम लोगों की भीड़ के मामले में एबीपी माझा के संवाददाता राहुल कुलकर्णी की गिरफ्तारी की न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए निंदा करता है। ये गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। ये फ्री प्रेस पर एक हमला है। राहुल कुलकर्णी की गिरफ्तारी अकारण और दर्द भरी है। एनबीए इस अनुचित गिरफ्तारी की निंदा करता है। बोलने की आज़ादी के मौलिक अधिकार की मांग की जाती है और आगे उन्हें किसी भी तरह की हिरासत और कैद में रखना संवैधानिक जनादेश का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और उनकी जान को भी खतरा होगा। एक एसोसिएशन होने के नाते हम प्रसारण मानकों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं और सभी सदस्य आचार संहिता, प्रसारण मानकों और स्वनियमन द्वारा शासित होते हैं। राहुल कुलकर्णी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और वो ईमानदार पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा जांच एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोरोना वायरस महामारी के बीच हुई इस गिरफ्तारी से राहुल को संक्रमण का भी खतरा है। अगर पत्रकार के खिलाफ कोई शिकायत है तो एनबीए में शिकायत की जा सकती है। और जमानत पर रिहा होने के बाद एबीपी माझा के संवाददाता राहुल कुलकर्णी से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी। राहुल कुलकर्णी, स्वागत है आपका। आपने जो पत्रकारिता की उसके साथ पूरा पत्रकार पक्ष एक साथ खड़ा है, पूरा एबीपी ग्रुप आपके साथ खड़ा है। आपको पुलिस ने कब उठाया, कब पुलिस आपको लेकर गई? वो जो पुलिस के साथ बीते हुए आपके कुछ घंटे हैं वो हम जानना भी चाहेंगे और मेरे ख्याल से देश का हर दर्शक वो सुनना भी चाहेगा। देखिए सुमित जी, मेरी थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई है और मेरी आंखें लाल हैं, मैं सो नहीं पाया 2 दिन से। उसकी वजह तो आप जानते ही हैं जी। लेकिन ये एक बात तो तय थी कि हमने सत्य थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन उसको हरा नहीं सकते कोई, ये तय ही था। इसलिए जब हमें ये पता चल रहा था कि कोई इस तरीके का प्रयास कर रहा है कि मेरे खिलाफ, चैनल के खिलाफ केस रजिस्टर हो और कई ऐसे मैसेज भी दिए जाने की कोशिश कर रही थी कि आपने जो खबर चलाई है उसकी वजह से बांद्रा में जो भी कुछ घटना हुई उसको आप जिम्मेवार हो, तभी हमने ये कहा था कि हमने ना तो कोई ऐसी खबर चलाई है,
कि जिसको लेके लोग भीड़ वहाँ पे बांद्रा में इकट्ठी हो। हमने 9 बजे, जब प्रधानमंत्री जी का 10 बजे भाषण होना था, उसके पहले 9 बजे जो ऑथेंटिक लेटर मेरे पास था रेलवे का, उसी के ऊपर एक प्रस्ताव जिसकी हर डिवीजन में चर्चा हुई, उसी को लेके ये खबर चलाई थी। इसलिए हमने आज भी वही स्टैंड लिया है जो उसी दिन में लिया था कि हम उस खबर को नहीं हटाएंगे। उस दिन भी जब हमने सुबह किसी 9 भी बजे वो खबर चली है राहुल, तो मेरे ख्याल से उस खबर में, क्योंकि कल मेरे साथ राजीव थे, आपके संपादक, इसी वक्त इसी चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जब वो खबर 9 बजे चली है तब हमने ये कहा कि ट्रेनें चल सकती हैं, रेलवे का प्रस्ताव है। एम आई राइट? या बिल्कुल यही तो था। हमने बताया कि इस तरीके का कोई प्लान रेलवे सोच रही है, और कोई ऑथेंटिक लेटर मेरे पास था जिसमें तफ्तीश के साथ ये बताया था कि किस तरीके से प्लान हो सकता है। तो हमने भी यही बताया। देखिए सुमित, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि कोरोना का जितना निगेटिव एटमॉस्फेयर सोसाइटी में बना हुआ है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई अच्छी पॉजिटिव खबर जो ऑथेंटिक हो वो हम अपने व्यूअर को हर दिन 9 बजे बताएं। तो उसमें मैंने ये बहुत भरकस प्रयास किया कि क्या प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, एंटीबॉडीज क्या होती है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से डॉक्टरों की कैसी फौज बनाई है। तो उस जो पॉजिटिव खबरें थी उसको लेके लोग बहुत अच्छी तरीके से हमको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। उसी न्यूज सेगमेंट में ये एक न्यूज थी कि रेलवे प्रशासन सोच रहा है। इसके सिवाय हमने कभी ये नहीं बताया कि बांद्रा और से हम ये ट्रेन जानते चलेगी, हैं कि महाराष्ट्र जब से ट्रेन प्रधानमंत्री चलेगी, की कब चलेगी, मुख्यमंत्रियों के साथ वगैरह बैठक वगैरह। हुई थी, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये मांग भी की थी कि जो बाहरी मजदूर है उनको घर ले जाने के लिए कुछ खास ट्रेनों की व्यवस्था करनी चाहिए। और आपके पास वो कागज़ लगा रेलवे के हाथ जिसमें यह प्रस्ताव था कि ट्रेनें शायद खुल सकती हैं। हमने और आपने उस रिपोर्ट में कहीं नहीं कहा कि ट्रेनें खुल रही हैं और आज दोपहर में चलने लगेंगी या टिकट मिलने लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं था उस रिपोर्ट में। हाँ, बिल्कुल ही नहीं था। हमने सिर्फ बताया था कि किस तरीके से रेलवे सोच रही है। और जब बाद में थोड़ी सी तफ्तीश हुई तो ये सामने आया कि कई सारे न्यूज़पेपर में भी उस तरीके की रिपोर्टिंग हुई थी। हालांकि हमारे पास तो ऑथेंटिक रेलवे डिपार्टमेंट का लेटर था जो उनका इंटरनल कम्युनिकेशन था, साथ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जो उनको आंकड़े दिए थे कि कितने लोग कहाँ पे हैं, वो भी सब आंकड़े हमारे पास थे। लेकिन हमने कभी ये नहीं बताया कि फलाने फलाने डेट से ट्रेन शुरू हो सकती है। खैर वो तो हो गया, लेकिन मुझे अचरज तब लगा सुमित जी जब ये सब खबरें आई कि आपके खिलाफ क्राइम रजिस्टर हो सकता है। तो हमने ये सोचा कि जैसे वाधवान फैमिली है जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जो खबर चली थी और उसके बाद श्री अमिताभ गुप्ता जी ने एक लेटर दिया वही था, वाधवान फैमिली जो जिन्होंने स्पेशल चिट्ठी लेकर ट्रेवल किया मुंबई से लेकर और लंबा दूरी का रास्ता करीब 5-6 घंटे का, 4-5 गाड़ियां गई, उसी खबर की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि वो खबर इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो कोरोना से जुड़ी थी। उस फैमिली को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया जबकि हजारों लोग स्टैंडर्ड है अपने घर में। उस खबर को हमने दिखाया, वो लेटर भी हमने दिखाया, उसको लेके कई सवाल हमने होम मिनिस्टर को भी पूछे और उसमें बहुत सी कुछ बातें हुई। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर वाधवान फैमिली को सेम जो क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है उनके खिलाफ उसी तरीके का क्राइम हमारे अगर खिलाफ होता है तो ये जरूरी नहीं कि वाधवान फैमिली को आप महाबलेश्वर में बिठा के वहां पे क्वारंटाइन कर रहे हो और मुझ जैसे रिपोर्टर को कि जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा सत्य के साथ में काम किया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एक जिम्मेवार रिपोर्टर को आप उस्मानाबाद से सुबह लेके जाओगे। 2 बीच में आपके पास हॉटस्पॉट है, जहां तक आप भी जानते हैं भीलवाड़ा पैटर्न की बात होती है, तो भीलवाड़ा पैटर्न में ये बहुत सटीक तरीके से बताया गया है कि ना तो किसी को अलाउ करे हॉटस्पॉट में, ना किसी को बाहर जाने दे। तो ये 2 ऐसे बड़े हॉटस्पॉट हैं, पुणे है और मुंबई है, जहां पे मुझे ले जाने की बात हो रही थी। तो मैं सोच ही नहीं पाया था कि इस तरीके का कुछ हो सकता है। तो जैसे अमूमन मैं सो जाता हूं तो वैसे मैं सोया, लेकिन कब कितने बजे जी कितने, हाँ बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि कितने बजे पुलिस के लोग आपके घर पे पहुंचे? आपको कब पता लगा कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको ले जाया जा रहा है? देखिए मैं सो रहा था सुमित जी, तो मुझे 6 बजे मेरी माँ जो 70 साल की है वो मुझे जगाने आई और उसने कहा कि आपको लेने के लिए 2 पुलिस की गाड़ियां नीचे आई है। तो मुझे बहुत अचरज लगा, तो मैं बगैर ब्रश के वगैरह नीचे चला गया। तो वहाँ पे डीवाईएसपी और पीएसआई वगैरह ऐसे 7-8 लोग थे, 2 गाड़ियां वहाँ पे थी। तो उन लोगों ने कहा कि आपको हमारे साथ चलना है।
तो मैंने पूछा कि कहाँ चलना है, तो बोले यहाँ पुलिस स्टेशन में चलना है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, तो मैंने ब्रश किया और जब मैंने उनके लिए चाय बनाई तो तब उन्होंने कहा कि आपको मुंबई चलना है। तो मैंने कहा मुंबई तो यहाँ से 450 किलोमीटर दूरी पे है और आज की तारीख में आप मुझे मुंबई क्यों लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर है कि आपको मुंबई में लाया जाए। तो मैंने फिर उनको बोला कि प्रेशर कहीं किस तरीके का भी हो सकता है आपके ऊपर, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इस कोविड के मामले में आपको जितनी एक्सट्रीम प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ना तो आपके साथ में लेनी चाहिए और मेरे साथ में भी आपको लेनी चाहिए, लेकिन आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर उन्होंने अपनी जब बात बढ़ाने की कोशिश की तो मैंने ये उचित समझा कि चलो ठीक है, एक जो लॉ फॉलोइंग सिटीजन रहते हैं उस तरीके से, एक जर्नलिस्ट के तरीके से मैं उनके साथ में वहाँ पुलिस स्टेशन चला गया। फिर मुझे वहाँ से बगैर कोई सामान लिए हुए, जैसे आप मुझे देख रहे हैं मैं 2 दिन से इसी ड्रेस पे हूँ, बिल्कुल किसी एक बड़े क्रिमिनल के तौर तरीके से मुझे गाड़ी में बिठाया गया। यातना या कोई परेशानी आपके सामने खड़ी की गई? आखिरी सवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वहाँ से उस तरीके की नहीं खड़ी की गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वाला कोई मामला वहाँ पे बना ही नहीं। वहाँ से मुझे सीधा वो पुलिस स्टेशन की गाड़ी में लेके चले गए। वहाँ 3 लोग पीछे सीट में बैठे थे। मैं एक जर्नलिस्ट जिसको पूरा महाराष्ट्र जानता है एबीपी माझा के थ्रू, और ऐसा जर्नलिस्ट बिल्कुल 2 पुलिस वालों के बीच में मुझे बिठाया गया और वहाँ से फिर हम लोग 8 घंटे का सफ़र तय करके बांद्रा मुंबई के पुलिस स्टेशन में दोपहर को 3 बजे पहुंचे। और अमूमन बात है कि आपको अगर इस तरीके से अरेस्ट करने की बात हो रही हो तो आप कुछ खा नहीं सकते हो, आप कुछ पी नहीं सकते हो। तो वही हुआ, मैं सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक कुछ खा नहीं पाया, कुछ पी नहीं पाया। बीच में हम लोगों को वही हॉटस्पॉट जो पुणे में बना हुआ है वो हॉटस्पॉट क्रॉस करना पड़ा। बीच बीच में कहीं पे बैरिकेडिंग वगैरह लगाई हुई थी, वो सब पार करते करते हुए हम लोग मुंबई बांद्रा में पहुंचे। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। नमस्कार।